जैसे अजीत कुमार गुप्ता है और हमें लगता है कि आप अभी तक वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइट्स के वीडियोस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइट में अभी तक जो भी डिस्कस हुआ है हमें किसी भी तरह का कोई कमेंट्स ये नहीं मिला है कि अभी तक नहीं समझ में आया, तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी तक सब कुछ हमारे हिसाब से ओके है और हम लोग के पास कोई भी डाउट नहीं। क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन वाली पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने क्या किया था कि साइन कन्वेंशन को यूज करके, मिरर फॉर्मूला को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को देखे थे, प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बेसिस पर कमेंट्स कर सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज की पोजीशन निकालना, उनके साइन कन्वेंशन सब कुछ देखे। अब ये रिफ्लेक्शन वर्ड को समझने से पहले कुछ चीजों को समझते हैं कि क्या होता है रे और किस तरह से वो मूव करता है। ठीक है, हम लाइट को जानते हैं कि इट इज अ एनर्जी व्हिच इनेबल अस टू सी, मतलब ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे लिए किसी भी चीजों को देखना पॉसिबल है। अब ये है कि यह एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी जो है वो क्या करता है कि एक फिक्स पाथ को फॉलो करता है जिसे हम लोग बोलते हैं रे। मतलब पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अगर हमसे कोई ये पूछे कि रे क्या है तो वह है कि रे जो है लाइट के पाथ को कहा जाता है। रे क्या कहा गया कि लाइट जिस पाथ से होकर के आया उससे हम लोग रे। क्योंकि अगर आप कभी भी देखे होंगे कि छोटे से छेद से अगर आप छोटे से होल से लाइट को आते हुए देखोगे कि कुछ लाइट्स ऐसे करके। अब ये है कि लाइट की अगर ये रे है तो लाइट के नॉर्मली रे हमें किस तरह से मिलते हैं तो समझें। हमें कभी कभी देखने से ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि लाइट हमें पैरेलल रूप में मिलता है। ठीक है, लाइट क्या होता है, लाइट की डिफरेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हमारे सामने एक पहला टाइप रहा कि पैरेलल रे। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम जान रहे थे कि लाइट के पहला चीज कि पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, और रे हमें जो मिला एक मिला पैरेलल रे। पैरेलल रे वो होता है जहां पर आपको लाइट की जो रे बीम्स हैं, लाइट बीम्स हैं, वो क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल। सेकंड, आप कभी कभी देखे होंगे कि ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट से रेज सब तरफ निकल, मतलब अगर टॉर्च जलाते हो तो देखता है कि इस तरह के शेप में हमें पता चलता है कि टॉर्च में अगर हम जलाते हैं तो टॉर्च से कुछ इस तरह से लाइट के बीम्स निकलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या समझ रहे हैं, तो ये हम समझ रहे हैं कि इस केस में हमें किसी एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में निकलने वाले रेज दिखती है। ठीक है, मतलब कि किसी एक सोर्स पॉइंट से यह रे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा और हर तरह के डायरेक्शन में फैल रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, ये डाइवर्जिंग का मतलब हुआ कि एक पॉइंट से हर पॉइंट को फैलना। ठीक है, और कभी कभी हम लोग अपने घर में कुछ भी लेंस या कुछ भी करते हैं, यूज करके साइड से देखते हैं कि सनलाइट को, और एक पॉइंट पर लगता है कि बहुत ही ज्यादा एक फोकस चीज, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा लाइटेड पार्ट देते हैं, और कभी कभी हम लोग उसे पेपर जलाने के लिए यूज करते हैं। घर में कभी एक्सपेरिमेंट देखिएगा कि हम लोग घर में किसी भी अपने एडल्ट्स के पड़े हुए स्पेक्स को ले लेते हैं, ग्लास को ले लेते हैं, और धीरे धीरे करके फोकस करने की कोशिश करते हैं, किसी एक पॉइंट को बहुत ही ज्यादा लाइट करके उस पेपर को जलाते हैं। अगर नहीं कर रहे तो आप कर सकते हो लाइट में। क्या करना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट रेज को किसी एक पॉइंट पर लेकर के चलते हैं। हम क्या किए कि डिफरेंट रेज को किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब
तीसरी तरह की एक नेचर, जिस नेचर से, जिस रेज से, जिस तरीके से हमें लाइट मिल सका, उससे डिस्कस करते हैं। अब इन सब में क्या हो रहा है, डिफरेंस तो समझा जाए। इस पर्टिकुलर जो हमने लाइट की पाथ को देखा था, उसमें क्या हुआ, एक पॉइंट से लाइट हर जगह जाता हुआ, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखा, तो इसे हम बोल रहे हैं कि ये डाइवर्जेंट है। और यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर लाइट अलग अलग सोर्स से आकर के मिलते हुए तो ये बोल रहे हैं कन्वर्जिंग। ठीक है ना, ये कौन सा नेचर का है, कन्वर्जिंग रे, और ये पैरेलल रे, और ये डाइवर्जेंट। हमें लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट की पाथ क्या होगी। तो पाथ हम देख रहे हैं कि एक बार लाइट की पाथ को हम बोल रहे हैं रे, जो कभी हमें पैरेलल मिल सकता है, पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल में, डाइवर्जिंग मिल सकता है मतलब किसी एक सोर्स पॉइंट से अलग तरफ से फैलता हुआ मिल सकता है, कन्वर्जिंग मिल सकता है मतलब किसी एक पॉइंट पर जाता है। इन सब को डिस्कस करने का फायदा या डिस्कस करने का पर्पस जो है वो ये है कि आप इन सब केस में देखिएगा, लाइट को ये एज्यूम किया गया है कि वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करे। आप देखो कि भले पैरेलल हो, डाइवर्जिंग हो या कन्वर्जिंग हो, इन तीनों ही केस में लाइट का पाथ स्ट्रेट लाइन रखा गया है। ठीक है ना, लाइट के पाथ को क्या रखा गया, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा पहला प्रेजेंशन है कि लाइट जब भी फ्लो करेगा वो स्ट्रेट लाइन से फ्लो। थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ डिस्कस करने से ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। यह है एक पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ, और अभी आपने एक मिरर भी यूज किया था जिसमें आपको लगा था कि हर रे किसी एक पॉइंट से निकल रहा है। आप देखते होंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर में हर रे अपना जो है वो लगता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से निकलता हुआ। ठीक है, मतलब कि डाइवर्जिंग टाइप का कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए कभी कभी सवाल भी बोर्ड में पूछ देता है कि कॉन्वेक्स मिरर को क्यों डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके रिफ्लेक्टेड रेज इस तरह से अपीयर होते हैं जैसा कि डाइवर्जन है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस को आप डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग मिरर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसा अपीयर होता है कि जैसे एक किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग क्या है तो समझा जाए। हम कह रहे हैं कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग होता है क्या कि आपने एक तरह का मिरर पढ़ा होगा जो क्या करता है कि हर रे जो पैरेलल टू द एक्सिस आएगी, 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 उसे एक फिक्स पॉइंट पर जिसे हम फोकस बोल रहे हैं, उसे फोकस पर वो ले करके चला जाता है, जो कि कॉनकेव मिरर के केस में आपको देखने के लिए मिलता है। तो यह कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर कह सकते हैं। ठीक है ना, देखो ये बता रहे कि पीछे का वर्जन ये है कि अगर आपसे गलती से कभी सवाल पूछ दे कि डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, तो ये कह दीजिए कि रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ आ रहा है, इस तरह के फंक्शन में है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कह रहे हैं। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, तो कॉनकेव मिरर के केस में किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होता हुआ डिफरेंट लाइट बीम्स दिखते हैं, इसलिए उसे कन्वर्जिंग और इसे डाइवर्जिंग मिरर। चलिए अब यहाँ से हम लोग का जो पर्पस था उस पर आते हैं, जो डिस्कशन है। इन तीनों ही नेचर में हमें यह पता चला कि लाइट जब भी ट्रैवल करेगा वह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, मतलब उसकी जो पाथ होगी वह पाथ प्राइम पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अब लोगों की सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो हम जानते थे, समझते थे, तो हम लोग को डिस्कस करने की क्या जरूरत है आज के चैप्टर्स में।
तो अब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं उस पर। आप देखे होंगे कि अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से आप लाइट को पार करा रहे हो, ट्रांसपेरेंट मीडिया जिससे कि लाइट आर पार निकल सके, ठीक है ना, लाइट क्या हो सके, आर पार निकल सके। तो एक चीज देखना कि आप लाइट को इस तरह से भेजोगे और लाइट जो कि जाना चाहिए था हमारे इसी डायरेक्शन में, वह लाइट वहां पर नहीं उस तरह से जा, लाइट क्या हो रहा है, उस तरह से वो आगे नहीं जा रहा है और हमें उस लाइट, हमें जो है लाइट कुछ इस बात पर मिली, ठीक है ना। लाइट चूंकि स्ट्रेट लाइन में जाना था, वो स्ट्रेट लाइन में इस लाइन को फॉलो करता हुआ आगे जाना चाहिए था, लेकिन उस लाइन में ना जाकर के हम अंदर में जाकर तो हम पाथ को चेंज करके और फिर से एक नए पाथ पर जाते। तो भाई ये है क्या चीज जिसके कारण ये चीज हुआ, क्योंकि हम लाइट के बारे में इतना सब कुछ विश्लेषण किए तो ये पता चला ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ये स्ट्रेट लाइन क्यों फॉलो नहीं हुआ उससे। अब बोलोगे कि सर ये दिमाग में पता नहीं कि क्यों क्या बोले, तो आप एक काम करो, अपने हाथ को बाल्टी जो पानी से भरा हुआ है उसके अंदर डालें, उससे डालो और फिर देखना तो पता चलेगा कि आपका हाथ तिरछा दिखे, ठीक है, टेढ़ा दिखे, ठीक है। इसके पीछे का वजह है, इसका मतलब कि जो हाथ से लाइट आ रही है आप तक वो सीधी नहीं आई, वो उसने अपना पाथ टेढ़ा दिखते हुए दिया, मतलब एक सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं आया, उसने अपनी पाथ को तिरछा किया है, टेढ़ा किया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, वो स्ट्रेट लाइन जाना था, वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो कहता है इसके पीछे का कारण कि अगर कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करे, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ठीक है ना। तो यदि आपको ऐसा कुछ कंडीशन दे कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट मूव करे, तो यह लाइट एक लॉ को फॉलो करता है जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। कौन से लॉ को फॉलो करना, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन लॉ क्या है तो समझा, मीडियम 1 मीडियम 2 पहले बताते हैं। जैसा कि लाइट अगर आप बाहर देख रहे हो तो यहां तो बाहर में है एयर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडिया हम बोल रहे हैं कि ग्लास मान लो, तो आप अगर लाइट को एयर से ग्लास में डालो और टॉर्च जला रहे हो, किसी ग्लास की खिड़की पर, आपकी खिड़की के ग्लास में जो ग्लास लगा हुआ है, आप उसमें टॉर्च जलाना, देखना कि सीधे लाइट में देखना थोड़ा सा अलग जगह पे उसका फोकस हो, ठीक है। आप लाइट को जो सीधे कर रहे हो तो सीधे ना होकर कहीं फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ ट्रांसपेरेंट मीडिया में। तो ये क्यों हुआ है, तो वो है कि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लाइट अपनी पाथ को चेंज कर रहा है जब वो मीडियम को चेंज कर रहा है। अब लोग सर ये किस तरह से, थोड़ा इसको और समझाइए। समझो आप तेज गति से दौड़ रहे हो रोड पर, एक फ्लैट ट्रैक है रोड का, लेकिन जैसे ही रोड के ट्रैक चेंज किए, ट्रैक चेंज करने का मतलब क्या है कि या तो सिंपल सोचो कि बर्ड्स आ गए, ठीक है, आप दौड़ते हुए चीजों में मर्ड्स आ गए, तो अपनी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आप उस दौड़ते हुए मर्ड्स में थोड़ा सा डायरेक्शन शिफ्ट करके हल्का तिरछा या होते होते, क्योंकि आपकी अगर मोशन स्ट्रेट लाइन रहेगी तो गिरना तय है, आप खुद दौड़ते हुए अपनी डायरेक्शन को संतुलित करते हुए, बैलेंस करते हुए डायरेक्शन हल्का शिफ्ट करके अगली डायरेक्ट पाथ में ट्रैवल करना शुरू करें। वही चीज लाइट के साथ है। लाइट यहाँ पर फ्री था एयर में, इस मीडियम में, जैसे ही उसे डेंस मीडियम मिला तो वो डेंस मीडियम में अपने पाथ को थोड़ा सा शिफ्ट किया टुवर्ड्स दिस नॉर्मल, ठीक है। कैसे हो रहा है शिफ्टिंग, क्या हो रहा है उसे समझ। तो रिफ्लेक्शन को क्या किस तरह से लॉ के लिए बताया गया, तो कहा गया इस केस में कि यह जो रे जो किसी सोर्स से आया है या किसी सोर्स से जो रे आया है वह उस रे को बोला गया इंसिडेंट रे, जैसा कि हम लोग रिफ्लेक्शन के केस में भी पढ़े। किसी सोर्स से आने वाले रे को बोला गया इंसिडेंट रे, और जो रे अंदर में हमने देखा कि जो अपने पाथ से चेंज हो गया है, वो पाथ से चेंज होने वाले रे को बोला गया रिफ्रैक्टिव रे,
ठीक है, जो अपने ट्रैक को चेंज किया उसे बोल रहे रिफ्रैक्टिव रे, और यह इंसिडेंट। या पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ये जो सरफेस दो मीडियम के जो ये इंटरेक्शन पॉइंट है जहां पर ये घटना हुई है, जो इवेंट हुई है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पर एक नॉर्मल बनाया गया है, परपेंडिकुलर बनाया गया, जिसे बोला गया है नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल ऑफ इंसिडेंट के नाम से जाना, जिसे आई से। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना एंगल रिफ्लेक्टेड रे और आर से रिप्रेजेंट कर सकते। देख लें, आर यहां पर है इंसिडेंट रे, आर जो है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब कहता है कि क्या हो रहा है यहां पर। तो रूल 1, जैसा कि रिफ्लेक्शन में हमें 2 रूल मिला था, उसी तरह से यहां पर रूल है। पहली रूल कहती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई एट सेम पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दोस टू सरफेसेस और टू मीडियम्स इन सेम प्लेन। मतलब क्या हम कह रहे हैं, तो देख रहे हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल, reflected ray must lie in same plane at the point of interaction between two medium। ठीक है, लॉ 1 आपको समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में हो। प्लेन करने का मतलब कि इस पेपर में बोले तो ऐसा ही हो कि रे यहां पर आए और इसी पेपर में जाए, ऐसा नहीं कि रे इस डायरेक्शन में चला। ठीक है, प्लेन करने का मतलब कि इस प्लेन को छोड़े नहीं, सब का सब एक प्लेन में हो, जो और कहां पर हो, जहां पर दो मीडियम के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, जहां पर दोनों मीडियम्स का इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है कि द एंगल जो यहां पर बने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, वह कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर साइन एंगल, दैट मींस कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेशियो विल बी कांस्टेंट। तो यहां पर हम सेकंड ऑफ बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि साइन I by sin R, sin I by sin R will be constant। ये जो थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म है क्या। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है तो समझा। कांस्टेंट टर्म के बारे में कहा गया कि अगर कोई भी लाइट की रे एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। हम फिलहाल समझते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम आगे डिस्कशन के लिए इसे इरेज कर रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात कि ये कांस्टेंट क्या है तो समझे। कांस्टेंट जो हमने यूज
यूज किया अभी साइन एंगल के रेशियो साइन आई बाई साइन आर, जिसे हम लिख दिए कि कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे बाद में कभी कभी आपको एग्जाम में स्नेल्स लॉ के नाम से भी पूछता है कि स्नेल्स लॉ क्या है। तो स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन में जो ये कांस्टेंट के लिए दी गई स्टेटमेंट है उसी बात को। अब कांस्टेंट कैसे है, क्या है, तो समझा कह रहा है कि अगर आप दो मीडियम्स के बीच में लाइट के पाथ को डिस्कस कर रहे थे कि लाइट का पाथ क्यों चेंज किया, तो क्यों चेंज किया में आपको क्या करना है समझिए। अगर ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, मीडियम 1 और ये मीडियम 2, तो कहा रहा है कि अगर आप इस तरह के मीडियम में चेंज करते हैं तो यहां पर दोनों के बीच एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेवलप होता है। जब दो इंटरेक्शन मीडियम का होता है, दो अलग अलग मीडियम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो इनके बीच एक रिफ्रैक्टिव सेक्शन डेवलप होता है जो कि पाथ को चेंज करता है। अब वो रिफ्रैक्टिव कांस्टेंट क्या है, तो है कि अगर आप 1 से 2 में आ रहे, क्या कहा जा रहा है 1 से 2 में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, 1 से 2 में आए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 फ्रॉम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब फाइनल पॉइंट कहां था 2 में, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट एट मीडियम 2, सॉरी इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय, हमारा इनिशियल पॉइंट कहां था तो 1 था, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो समझ लिया जाए इस कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि अगर आप लाइट के पाथ को देख रहे हो कि 1 मीडियम से 2 मीडियम में आया, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 की बात करें, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो फाइनल कहां आया था 2 में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब कि यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के वेलोसिटी का रेशियो देता है किसी भी दो एक्सटेंट पर। अगर आप सिंपल 2 से 1 पर जाते तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखना होता, 2 से 1 मतलब फाइनल पॉइंट होता, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ये एक रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब क्या है कि आपको इस तरह से यूज करना। फिलहाल अगर हम मान ले इन दो मीडियम्स में अगर हम ये मान ले कि एक मीडियम हमारा एयर होता, अगर ये दो मीडियम में हमारा एक मीडियम एयर होता, एयर मतलब कि ये वाला जो स्लैब है उसको मान लेते हैं कि ग्लास है और हम बाहर लाने मान लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर ग्लास से एयर में जाते तो ग्लास से एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से एयर, तो आपको एयर फाइनल है, फाइनल करूं तो यहां पर हो जाता वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। और अगर आप इन्हीं मीडियम्स में एयर से ग्लास की ओर जाते, अगर आप इन मीडियम्स में एयर से ग्लास की ओर पाथ को दे जाते, वेलोसिटी एयर से ग्लास, तो इसको बोल सकते थे, ग्लास हमारा फाइनल है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। मतलब आप किसी भी दो मीडियम्स के लिए आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो आप सीधे लिख सकते हैं कि जो फाइनल पॉइंट है एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास
तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हम जा रहे हैं कहां, एयर से ग्लास में। तो ग्लास हमारा फाइनल है, तो ग्लास का लिख दिया ऊपर और विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि जिससे हमने शुरू किया था उससे। अब एक डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक डेफिनेशन जिसका मतलब नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है तो समझा जाए, जिसे n से या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि किसी भी समय अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर एयर के रेशियो में दिया जाए, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अगर किसी भी चीज को आप दे रहे हो तो आप इसको बोल सकते हो कि यह होगा, सॉरी मैं उल्टा डेफिनेशन करते हैं तो उसको समझा है। वेल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर आप कभी भी एयर मतलब हो गया कि वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी या एयर में लाइट की वेलोसिटी सेम आना, तो आपको कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी भी टर्म्स के लिए डिफाइन करना हो तो ये बोल सकते हो कि इट इज the refractive index of any material or medium with respect to air, ठीक है ना। अगर मतलब आपको बोल रहा है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो होगा वही होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर हमसे बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखिए, तो आप लोग फॉर्मूला उसको जानते हो, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको अगर इस तरह से देना हो तो आप इस तरह से दे सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम देना है तो हम इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखा सकते। तो हमारा ये जो टर्म है ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो हम लोग फिलहाल के लिए आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा है, अगले क्लास में हम लोग इसकी एप्लीकेशन को भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप नोट डाउन करें, अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू।